Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sod. हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 प्रिपरेशन में आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी ताकि आपके टॉपिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं एंड आप लोगों को एक क्लियर आइडिया भी हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिएगा। यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, जो 100% आपको एग्जामिनेशन से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देता है, वो भी डेली लाइव लेक्चर्स के साथ। इन लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट अवेलेबल है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपकी फाइनल रिवीजन को बूस्ट अप करेंगे, जहां पर आपको सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी क्लासेस ज्वाइन कैसे करनी है, इसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए, यहाँ पर आप कंटेंट पर क्लिक करके फ्री डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ जाएगा कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ यही कोर्स बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का क्या लेवल है, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ये कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया गया है। एंड डेली लाइव क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर 9 PM आकर ज्वाइन करना है। मॉक टेस्ट भी आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यूज भी सभी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो आप इजीली गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके भी हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है लॉजिकल रीजनिंग अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि हमारा आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स क्या होती है, एंड साथ ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। सो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, प्रीमाइसेस क्या होते हैं, इन्फेरेंसेस क्या होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आगे आने वाले जो ये रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सारी की सारी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सिलोजिज्म की। सिलोजिज्म क्या होते हैं, या जिसको कि हम युक्ति वाक्य बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। Syllogism refers to a logical argument that applies deductive reasoning to arrive at a conclusion based on two or more propositions, premises that are asserted or assumed to be true. सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं कि सिलोजिज्म क्या है, एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती हूं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट एक कनेक्टेड सीरीज होती है, स्टेटमेंट्स की सीरीज होती है, जैसे कि स्टेटमेंट 1 2 3 4 इस तरह से स्टेटमेंट्स होती हैं। ये कनेक्टेड स्टेटमेंट्स की सीरीज होती हैं, जिससे कि एक लॉजिकल, क्लियर और डिफाइंड स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। एंड बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट में 3 स्टेजेस होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट को बनाने के लिए 3 स्टेजेस को हमें फॉलो करना होता है। वो 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी। पहला स्टेज है प्रीमाइसेस, दूसरा स्टेज है इन्फेरेंसेस इन्फेरेंसेस एंड तीसरा स्टेज होता है कंक्लूजन। राइट, यहां तक आई होप आप समझ चुके हो, क्योंकि अभी जो बेसिक स्टेटमेंट्स हम कर रहे हैं, ये पूरे लॉजिकल रीजनिंग में काम आएगी एंड बहुत इजीली आप समझ जाओगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रीमाइसेस क्या होते हैं। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया, सिंपल से एक तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अभी तक हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट में हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं। इस स्टेटमेंट में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा फोकस हम प्रीमाइसेस और कंक्लूजन पे करते हैं। प्रीमाइसेस में हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। The premises defines the evidence or the reasons that exist for proving any given statement. कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स ये होती हैं जिससे कि हम गिवन स्टेटमेंट को, यानी कि कंक्लूजन को प्रूव कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन हमेशा एक फाइनल स्टेटमेंट होती है। अब प्रीमाइसेस में 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो उसकी स्टेटमेंट को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है।
एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्रीमाइसेस बताती हूँ। ये एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑल रैट्स आर लॉयंस। सो यहाँ पे ये है प्रीमाइस नंबर 2, राइट। सो इस प्रीमाइस स्टेटमेंट में भी हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है वो हम आगे करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप देखो दो प्रीमाइसेस है, ऑल डॉग्स आर रैट्स, यानी कि सभी कुत्ते चूहे हैं। इसमें बोला गया है सभी चूहे लॉयंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी कुत्ते लॉयंस हैं। तो यहाँ पे ये हमने कंक्लूजन लिख दिया। सो प्रीमाइसेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मेनली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो प्रीमाइसेस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट के अंदर आ गया प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस के अंदर दो पार्ट्स आते हैं जिसको बोला जाता है सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा है प्रेडिकेट। अब यहाँ पे बात होती है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे कि अब यहाँ पे हमने देखा ऑल डॉग्स आर रैट्स। पहली स्टेटमेंट में जो पहला वर्ड है, जैसे कि डॉग्स है, तो इधर अगर हम लोग देखें तो डॉग्स क्या है, डॉग्स होगा सब्जेक्ट। पहली स्टेटमेंट हमेशा सब्जेक्ट होगी एंड दूसरी स्टेटमेंट हमेशा प्रेडिकेट होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर रैट्स देखें तो रैट्स क्या है, ये है प्रेडिकेट। वहीं दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट में पहला जो कि है रैट्स, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे लॉयंस क्या है, ये प्रेडिकेट है। सो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कॉन्सेप्ट, तो वापस इस वीडियो को देखिए। पहली बार पढ़ रहे हो तो जरूर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सबको होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यहां तक क्लियर है। पहला टर्म सब्जेक्ट होता है हमेशा, दूसरा टर्म प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में ये है रैट जो कि है कॉमन टर्म, ठीक है। रैट है यहाँ पे कॉमन टर्म जिसको बोला जाता है मिडल टर्म, जो दोनों ही स्टेटमेंट्स में कॉमन होगा लेकिन कंक्लूजन में नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड है लेकिन कंक्लूजन में नहीं है, सो उसको बोला जाता है मिडल टर्म, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और है, वो है आर, ARER। आर क्या है, आर को बोला जाता है कॉपुला। कॉपुला से हमारा मतलब होता है कि एक ऐसी टर्म जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंबाइन करने के काम आती है। अगर यहाँ पे होता इज भी हो सकता था ना, वन डॉग इज रैट। सो इज अगर होता तो ये इज होता कैपुला, लेकिन जनरली आर ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो जितना अभी तक करवाया इसको एक बार रिवाइज कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी चीज ये याद रखनी है कि पहली टर्म हमेशा सब्जेक्ट, दूसरी टर्म हमेशा प्रेडिकेट एंड जो कॉमन टर्म होती है उसको बोला जाता है मिडल टर्म। जो इनको जोड़ने के लिए टर्म यूज की जाती है वो होती है कॉपुला। ये है सिलोजिज्म, राइट। सो सिलोजिज्म में अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सब कुछ हमने देख लिया लेकिन ये ऑल क्या है ये नहीं देखा। सो ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद अब बोला गया है कि प्रीमाइसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। सो ये जो प्रीमाइसेस है इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें जैसे कि आप देख रहे हो ऑल लिखा है। यहाँ पे मैंने बोला था ना ऑल डॉग्स आर रैट्स, सो ये ऑल रिमेनिंग था, ये इन 4 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है। सो 4 कैटेगरीज में आता है AEIO। ए का मतलब होता है ऑल, यहाँ पे जो लिखा है उसको बाद में देखना, ऑल। ई का मतलब होता है नॉट, आई का मतलब होता है सम एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। ये चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। ये 4 स्टेटमेंट्स AEIO ये आगे तक काम आने वाली है। देख सकते हो एक टॉपिक है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, यहाँ से श्योर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पे भी ये AEIO का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ए मतलब ऑल, ई मतलब नॉट, आई मतलब सम, ओ मतलब सम नॉट। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ ऑल डॉग्स आर लॉयंस, यानी कि सभी कुत्ते शेर हैं, तो ये ऑल टर्म हमने यूज की, ठीक है। उसके बाद नो, नॉट या नो हम इसको बोल सकते हैं, सो इसमें हम बोलेंगे नो कार्स आर ट्रक्स, कि कोई भी कार ट्रक नहीं हो सकती। उसके बाद सम में आ सकता है सम कार्स आर
ट्रक्स, यानी कि यहाँ पे हमने बोला कि कुछ कार ट्रक्स हो सकती हैं, ऊपर हमने बोला कोई भी कार ट्रक नहीं है। ओ का मतलब होता है सम कार, सम नॉट। सो इसमें हम बोल सकते हैं सम कार्स आर नॉट ट्रक्स। सो यहाँ पे सम नॉट। सो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जैसे आपको लिखा होगा सम कार्स आर नॉट ट्रक्स, एंड आपको बताना है कि ये कौन सी स्टेटमेंट है। तो आप वहां पे ये नहीं बोलोगे कि ये ओ स्टेटमेंट है, ये सिर्फ सिंबल्स हम इसको बोल सकते हैं, राइट। सो इसको सम कार्स आर नॉट ट्रक अगर आता है तो आपको आंसर देना है पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखते हैं ए अगर होगा, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स इसको बोला जाता है। सो यूनिवर्सल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, है ना। तो यूनिवर्सल का मतलब है ऑल, जहां पे सब कुछ पॉजिटिव है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट सब कुछ एक्सेप्टेबल है। ऑल डॉग्स आर लॉयंस, यस हमने सब कुत्तों को लॉयंस बना दिया। ऑल चेयर्स आर बैग्स, हर एक चेयर को हमने बैग बना दिया। यूनिवर्सल ट्रुथ हो चुका है ये। पर्टिकुलर स्टेटमेंट यानी कि ई, इसमें किसी को भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। पर्टिकुलर में किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट यानी कि इसमें कुछ चीजें नेगेटिव है, कुछ चीजें पॉजिटिव हैं। अब देखो, यूनिवर्सल आ गया मतलब ऑल, नेगेटिव आ गया मतलब नॉट। जहां सब भी है नहीं भी है तो वहां पे आ जाता है सम। इस तरह से पर्टिकुलर नेगेटिव यानी कि कुछ कुछ नेगेटिव रहेगा, दैट मीन सम कार्स आर नॉट ट्रक्स, यानी कि वी आर यूजिंग सम नॉट। ये है, बहुत इजी स्टेटमेंट्स हैं, आप इसमें ज्यादातर फोकस रखिए ए ई आई ओ, ऑल नॉट सम, सम नॉट पर, राइट। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स की बात की गई है। उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ। इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है गिवन बिलो इज अ प्रपोजिशन महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, व्हाट काइंड ऑफ क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन इज इट। सो यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको अभी तक बताया यूनिवर्सल पर्टिकुलर, यूनिवर्सल नेगेटिव या फिर पर्टिकुलर नेगेटिव, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता था, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। क्या हो सकता है इसका आंसर? अभी मैंने बताया, अगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्या ये स्टेटमेंट कुछ कुछ ट्रू है यानी कि 50-50 लेकर के चलते हैं, या फिर ये स्टेटमेंट कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है। तो क्या हो सकता है आंसर, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अभी तक जितना मैंने बताया उस पर बेस्ड है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, इसमें पूछा गया है ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स, जितने भी टाइगर हैं वो एनिमल्स होते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, पर्टिकुलर नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो जहां पे ऑल आ गया वहां पे हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, राइट। सो आपको दोनों के ही आंसर मुझे कमेंट करके बताने हैं कि इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो कमेंट में हाईलाइट कर दीजिएगा कि 1 का आंसर यूनिवर्सल अफर्मेटिव है या पर्टिकुलर अफर्मेटिव है या बोथ है। एंड ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आप मुझे ये लिख कर बताइएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक और चार्ट है जिसकी हेल्प से अगर आप लोगों का ये आंसर अभी सपोज गलत लगता है, आपको कंफ्यूजन है, सो इस चार्ट की हेल्प से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एस एंड पी पे ध्यान नहीं देना है, आपको देखना है ऑल, नो, सम, सम नॉट, बस ये 4 टर्म्स पे आपको ध्यान देना है। ऑल का मतलब यूनिवर्सल, सब कुछ है हमारे पास। नो का मतलब यूनिवर्सल, कुछ भी नहीं है, या तो ऑल में सब कुछ एक्सेप्ट होगा, नो में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सम में कुछ कुछ एक्सेप्ट होगा यानी कि हम पर्टिकुलर है। सम नॉट में भी कुछ एक्सेप्ट होगा, कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये चीज भी पर्टिकुलर है, राइट। सो अब देखो यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां पे हम लोग किसी चीज को, जहां पे नो आ गया, नॉट आ गया, यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे भी नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ पे दोनों जगह नेगेटिव लिख देना है, बाकी दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये अफर्मेटिव आ जाएगा।
अगर ये चार्ट आपने समझ लिया तो इसका आंसर आप लोग फिर से रिवाइज करके देख सकते हो। इसमें पूछा गया है ऑल टाइगर्स आर मैमल्स। ऑल की अगर बात की है तो यूनिवर्सल भी है, अब अफर्मेटिव भी है। तो आंसर क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए ट्रू है आपका आंसर या फॉल्स है, सही है या गलत है, वो मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूंगी। राइट, सो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। मैं यही देख करके अभी आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है इन द टर्म नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स विच टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। एक टर्म है नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, किस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ओनली सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट टर्म, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म, नीदर सब्जेक्ट नॉट प्रेडिकेट टर्म। देखो इस टर्म में इसका आंसर पहले मैं बताती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर 3। इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ये टर्म एक तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट में है। ठीक है, दोनों ही प्रीमाइसेस में है, दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल है कि नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स। इसीलिए इसमें बोला गया है कि डॉग्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेप्टाइल्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है। तो इसीलिए सब्जेक्ट यानी कि डॉग्स, रेप्टाइल्स मतलब प्रेडिकेट, दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम डॉग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो हम बोलते कि सिर्फ सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सिर्फ रेप्टाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते तो हम बोलते कि सिर्फ प्रेडिकेट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, सो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट फिर से आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एंड फिर से मैं बताती हूँ कि इस टर्म को याद रखना है। ए हमेशा यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ई हमेशा यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, आई हमेशा पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ हमेशा पर्टिकुलर नेगेटिव। इस चीज को एक बार रिवाइज कर लीजिए, खुद से हाथ से नोट करके लिख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे पेड यूजर्स हो तो आप ग्रुप में भी कोई क्वेरी है उसको शेयर कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी है इस स्लाइड को, जैसे कोई भी स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में शेयर कर सकते हो, मैं जरूर वहां पे आपका रिप्लाई करूंगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अ प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन दैट रिलेट्स टू क्लासेस और कैटेगरीज इज नॉन एज कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। जिसमें कि दो कैटेगरीज को रिलेट किया जाता है। ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट भी बता चुकी हूँ, प्रेडिकेट भी बता चुकी हूँ, कॉपिला भी बता चुकी हूँ। अब देखो ऑल डॉग्स आर मैमल्स में डॉग्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। मैमल्स क्या है? एक प्रेडिकेट है। आर क्या है? एक कॉपिला है। और ए क्या है? ए का मतलब है, ऑल का मतलब है ए। यानी कि ये कौन सी स्टेटमेंट है? अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, कौन सी स्टेटमेंट है? ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं हम सिलोजिज्म में मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडल टर्म के बारे में। मिडल टर्म मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब बात करेंगे हम यहाँ पे मेजर एंड माइनर टर्म्स के बारे में। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो मेजर टर्म होता है विच अपियर्स ओनली इन द फर्स्ट प्रीमाइस एंड द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। ओनली इन द फर्स्ट प्रीमाइस एंड द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। इसको भी मैं इसी एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल डॉग्स आर रैट्स। अब इसमें हमने ढूंढनी है मेजर टर्म, यानी कि ये सिर्फ पहले प्रीमाइस में ही मिलेगी। मेजर टर्म हमेशा पहले प्रीमाइस में ही आपको मिलेगी। एंड प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, कंक्लूजन का प्रेडिकेट क्या है? कंक्लूजन का प्रेडिकेट है लॉयंस। ठीक है, उसके बाद माइनर टर्म क्या है? माइनर टर्म विच अपियर्स ओनली इन द सेकेंड स्टेटमेंट एंड सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, एंड सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। तो यहां पे हमने देखा कि लॉयंस जो है इस स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट हमारी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को फॉलो नहीं करती है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि मेजर टर्म क्या होती है। अगर ये पहली स्टेटमेंट में है और पहली स्टेटमेंट का जो प्रीमाइस है, जो पहली स्टेटमेंट का प्रेडिकेट है, यानी कि ये वाली टर्म
कंक्लूजन के प्रेडिकेट में होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो कि यहाँ पे नहीं है। एंड माइनर टर्म क्या होता है? विच अपियर्स ओनली इन द सेकेंड टर्म, माइनर टर्म सिर्फ यहीं पे हमें मिलेगी। एंड द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, सो यहाँ पे होनी चाहिए थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉग्स है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट्स में डॉग नहीं है। यहाँ पे लॉयंस है एंड इन दोनों स्टेटमेंट में लॉयंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आप लोग चीजों को समझ चुके हो। अब मेजर टर्म माइनर टर्म किस तरह से एग्जैक्टली काम करती है, इसको जानने के लिए मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑल पैरट्स आर ग्रीन। मान लीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 नहीं दी गई है, सीधे कंक्लूजन दिया गया है। इसमें बोला है ऑल पैरट्स आर ग्रीन। अब हमें बताना है कि इसमें से मेजर टर्म कौन सी है, माइनर टर्म कौन सी है। अब आप बोलोगे कि प्रीमाइसेस ही नहीं है तो हम कैसे देखें? बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंक्लूजन कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है, यानी कि कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है ये होगा मेजर टर्म, एंड कंक्लूजन का जो ये सब्जेक्ट है ये होगा माइनर टर्म। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। दूसरे एग्जाम्पल में बोला गया है, देख सकते हो ग्रीन है मेजर टर्म, पैरेट है माइनर टर्म। दूसरा कंक्लूजन दिया गया है नो ब्लैक बोर्ड इज ग्रीन। सो यहाँ पे ग्रीन क्या है, जो बाद में आया ये आया मेजर टर्म, जो पहले आया ये आया माइनर टर्म। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। सम ब्रेड इज बटर। सो बटर क्या है यहाँ पे, मेजर टर्म, एंड ब्रेड क्या है यहाँ पे, माइनर टर्म। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, पहले माइनर आएगा। ऐसे देख लो, हम बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों को पहले जाने देना चाहिए कहीं भी, तो ऐसे याद रखो कि कंक्लूजन में जो पहली चीज है वो हमेशा माइनर टर्म होगी एंड उसके बाद मेजर टर्म आएगी। इसको याद रख लोगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किए हैं ये आपके बिल्कुल क्लियर है। इफ यस तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड इसी के साथ ये सारे टॉपिक्स आपके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बहुत काम आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द